नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2020 एग्जाम के लिए। ये सभी जो क्वेश्चंस होंगे ये सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे। आपके थर्ड फेज जो स्टार्ट हुआ है 31 जनवरी से लेके, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आज हम उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये सभी रिपीटेड क्वेश्चंस है जो कि हमने पुरानी एनालिसिस से लिए हैं, उनके ही टॉपिक्स के ऊपर डिपेंड होकर हमने इस वीडियो को तैयार करा है। जिन टॉपिक के ऊपर पहले एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे थे और लगातार रिपीट हो रहे थे, वही टॉपिक हमने इस वीडियो में लिए हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम। तो रेडियम जो एलिमेंट होता है, जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, इसकी जो खोज करी गई थी, डिस्कवरी करी गई थी, ये किसके द्वारा करी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा मैरी क्यूरी। तो मैरी क्यूरी जो है, जिनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जा चुका है, इनके द्वारा खोज करी गई थी रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम की। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब कभी कभी ऑप्शन में जो होता है आपको पेरी क्यूरी भी दिया जाता है। तो पेरी क्यूरी जो थे ये हस्बैंड थे मैरी क्यूरी के, इन दोनों के द्वारा ही खोज करी गई थी, डिस्कवरी करी गई थी रेडियम की। तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में कभी कभार पेरी क्यूरी भी आपको मिल जाता है। तो दोनों के द्वारा ही डिस्कवरी करी गई थी रेडियम की। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, वैन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वॉज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो स्कीम्स जो रहेंगी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके एग्जाम्स के लिए, चाहे आप कोई सी भी फेज में आपका पेपर हो, स्कीम सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि हर एक शिफ्ट में हर एक फेज में स्कीम्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है किससे रिलेटेड होती है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कौन से साल में लॉन्च करी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2016 में लॉन्च करा गया था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, Which of the following country is not a member of SAARC। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी जो मेंबर कंट्रीज रहेंगी, उनकी स्टैब्लिशमेंट हो गई, उनके हेडक्वार्टर हो गए, ये जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो सार्क ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसकी इनमें से कौन सी कंट्री मेंबर नहीं है? अब सार्क की बात हुई है यहाँ पे, तो सार्क की फुल फॉर्म क्या होती है? तो सार्क की फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। अब इसकी मेंबर कंट्री इनमें से कौन सी नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा म्यांमार। तो म्यांमार जो है ये मेंबर कंट्री नहीं है सार्क ऑर्गेनाइजेशन की। अब अगर सार्क ऑर्गेनाइजेशन की बात करी जाए तो इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल में। कौन से ईयर में फाउंड हुआ था? तो ये काफी बार पूछा जाता है। तो 1985 में फाउंड हुआ था सार्क ऑर्गेनाइजेशन। तो नेपाल जो है ये मेंबर कंट्री है, बांग्लादेश भी मेंबर कंट्री है और अफगानिस्तान भी है। अब टोटल जो है 8 मेंबर कंट्रीज हैं सार्क ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती हैं, जो कि रहेंगी अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया, मालदीव्स, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये 8 के 8 नाम आपको जरूर याद रखने हैं। और चाइना भी जो है वो मेंबर नहीं है सार्क ऑर्गेनाइजेशन का। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि चाइना जो है वो मेंबर है या फिर नहीं, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, What is the theme of वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2020। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2020 की थीम क्या रही है? तो आपको पता होना चाहिए, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की जो थीम होती है ये हर साल की इंपॉर्टेंट रहती है, और साथ ही साथ जो ईयर अभी करंट टाइम में चल रहा है उसकी आपको जरूर इन्वायरमेंट डे की थीम पता होनी चाहिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा टाइम फॉर नेचर। तो टाइम फॉर नेचर जो है ये थीम रहेगी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2020 की। आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द जर्नलिस्ट हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट पद्म भूषण वॉज। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है। कौन से जर्नलिस्ट थे जिन्होंने रिफ्यूज कर दिया था पद्म भूषण को? तो हमारा आंसर हो जाएगा खुशवंत सिंह। तो खुशवंत सिंह जो हैं, इनके द्वारा रिफ्यूज कर दिया गया था पद्म भूषण को। अब खुशवंत सिंह जो हैं, इनको सम्मानित किया गया था पद्म भूषण अवार्ड से 1974 में। ईयर याद रखना है आपको, 1974 में पद्म भूषण मिला था खुशवंत सिंह को, और इन्होंने जो है रिटर्न कर दिया था 1984 में पद्म भूषण को। मतलब 10 साल बाद इनके द्वारा रिटर्न कर दिया गया था पद्म भूषण को। इन्होंने क्यों रिटर्न करा था? तो ऑपरेशन ब्लू स्टार जो करा गया था इंडियन आर्मी के द्वारा, जिसमें उन्होंने रेड करा था अमृतसर में, उसकी वजह से उससे नाराज होकर इन्होंने पद्म भूषण जो अवार्ड था वो वापस कर दिया था। फिर इनको 2007 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। तो ये भी याद रखना है, इनको पद्म भूषण भी मिल चुका है और इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा,
व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कंबोडिया? तो कंबोडिया जो कंट्री है उसकी कैपिटल क्या होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा फिनोम पेन। फिनोम पेन जो होती है ये कैपिटल रहेगी कंबोडिया कंट्री की। अब जितनी भी कंट्रीज हैं उनकी एक तो आपको कैपिटल याद रखनी है और साथ ही साथ उनकी करेंसी भी याद रखनी है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, डॉक्टर बी आर अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन। तो जितने भी लीडर्स रहेंगे हिंदुस्तान के उनके नाम पे जो एयरपोर्ट्स हो गए, गार्डन्स हो गए या और जो भी चीज बनाई गई हैं उनसे रिलेटेड काफी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो आप उनको अच्छी तरीके से तैयार करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये कहां पे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नागपुर। तो नागपुर जो जगह है महाराष्ट्र में, वहां पे लोकेटेड है डॉक्टर बी आर अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। और इंदिरा गांधी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी काफी पूछे जाते हैं, जैसे कि इंदिरा गांधी टुलिप गार्डन है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पे लोकेटेड है, इंदिरा गांधी से रिलेटेड जो भी चीजें बनवाई गई हैं उनके ऊपर 5 से 10 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अभी तक आरआरबी के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इज लोकेटेड इन। तो ये क्वेश्चन अभी तक 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है इसका हेडक्वार्टर कहां पे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा वियना, ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल होती है वियना, वहां पे हेडक्वार्टर रहेगा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISDN? ISDN की फुल फॉर्म क्या होती है? तो लगातार फुल फॉर्म्स के ऊपर भी 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट रहेगी। ISDN की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क जो रहेगी आपको याद रखनी है, ये फुल फॉर्म होती है ISDN की। शिकारी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन। तो शिकारी नेशनल पार्क या फिर शिकारी देवी नेशनल पार्क या फिर शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहां पे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश जो स्टेट है यहां पे लोकेटेड है शिकारी देवी नेशनल पार्क। हु इज द इन्वेंटर ऑफ एक्सरे? एक्सरे की खोज इन्वेंशन किसके द्वारा करी गई? तो इन्वेंशन और डिस्कवरीज भी इंपॉर्टेंट रहती हैं, लगातार इनके ऊपर भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एक्सरेज जो होती हैं इनकी डिस्कवरी करी गई थी रॉन्टजिन के द्वारा। रॉन्टजिन जो है इन्होंने खोज करी थी, इन्वेंशन करी थी एक्सरेज की। हु इज नोन एज द फादर ऑफ आयुर्वेदा? तो आयुर्वेदा का फादर किसको कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा धन्वंतरी। धन्वंतरी जो है इनको फादर ऑफ आयुर्वेदा के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं आपको कोई और ऑप्शन भी मिल जाता है, लेकिन फादर ऑफ आयुर्वेदा धन्वंतरी जी को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो अभी करंट टाइम में जो भी मिनिस्टर्स हैं इंडिया के, आप उनको जरूर एक बार पढ़ें, उनसे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर कौन है इंडिया का? तो हमारा आंसर हो जाएगा DV सदानंद गौड़ा। DV सदानंद गौड़ा जो है ये भी करंट टाइम में केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर हैं इंडिया के। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020? इंडेक्सेस भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में क्या रैंक है भारत की? तो हमारा आंसर हो जाएगा 116। 116 रैंक है भारत की ह्यूमन इंडेक्स 2020 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो वर्ल्ड हेरिटेज डे जो होता है ये कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? डेज भी इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम में, हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 18 अप्रैल। हर साल 18 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज डे को। हु इज द करंट गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र? तो महाराष्ट्र जो स्टेट है वहां के करंट गवर्नर कौन है? तो चीफ मिनिस्टर, कैपिटल और गवर्नर 3 चीज होती हैं जो कि स्टेट से पूछी जाती हैं, और साथ ही साथ जो स्टेट्स के द्वारा स्कीम्स लॉन्च करी गई हैं वो भी इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा भगत सिंह कोश्यार। भगत सिंह कोश्यार जो है ये भी करंट टाइम में गवर्नर है महाराष्ट्र स्टेट के। आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वी कैन फाइंड दी रणथंबोर नेशनल पार्क इन डैश। तो रणथंबोर नेशनल पार्क जो है इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स में गिना जाता है इंडिया के, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो राजस्थान जो स्टेट है वहां पे लोकेटेड है रणथंबोर नेशनल पार्क। What केमिकल्स आर यूज्ड इन फायर वर्क्स? तो फायर वर्क्स जो होते हैं इनमें कौन से केमिकल्स होते हैं जिनका यूज करा जाता है? तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन से केमिकल्स का यूज करा जाता है फायर वर्क्स में। आप फायर वर्क्स में देखते होंगे कि अलग अलग जो कलर होते हैं वो दिखाई देते हैं, जैसे कि रेड कलर हो गया, येलो कलर हो गया, ब्लू कलर हो गया, ग्रीन कलर हो गया। ये अलग अलग केमिकल्स की प्रेजेंस की वजह से ये अलग अलग जो कलर होते हैं ये दिखाई देते हैं। इनके लिए अलग अलग कलर जो होते हैं वो डिपेंड होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। हमारा आंसर हो
जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। तो आप इस चीज को भी एक बार पढ़ लें कि फायरवर्क्स में जो कलर दिखाई देते हैं वो कौन कौन से केमिकल्स की वजह से दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। The headquarter of United Nations High Commissioner for Refugee UNHCR is located in। तो यूनाइटेड नेशन के जो भी सब ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इंपॉर्टेंट रहती हैं, हेडक्वार्टर आपको जरूर पता होना चाहिए। तो यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड। तो जिनेवा जो जगह रहेगी स्विट्जरलैंड में, वहां पे हेडक्वार्टर रहेगा यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज का। तो जिनेवा जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, इसमें सबसे ज्यादा हेडक्वार्टर प्रेजेंट है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। तो फादर ऑफ इंडियन सिनेमा किसको कहा जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा दादा साहिब फाल्के। दादा साहिब फाल्के जो हैं इनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमास के नाम से जाना जाता है। जो मूवीज होती हैं, जो सिनेमा था, वो सबसे पहले जो मूवी स्टार्ट करी गई थी वो करी गई थी दादा साहिब फाल्के के द्वारा। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि फिल्म की सिनेमा की फील्ड में सबसे बड़ा ऑनर जो होता है वो कौन सा होता है, तो वो रहेगा दादा साहिब फाल्के अवार्ड। दादा साहिब फाल्के अवार्ड जो होता है सबसे बड़ा ऑनर होता है फिल्म्स की फील्ड में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप जितनी भी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट हमारे द्वारा तैयार करी गई हैं आपके आरआरबी एनटीपीसी 2020 एग्जाम के लिए, आप उनको देख सकते हैं। साथ ही उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में जाके उन प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।